मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा छठी में आज हम पढ़ेंगे इतिहास। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और नागरिक शास्त्र कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक। जिस बच्चों 6th स्टैंडर्ड की बात करेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे हम लोग इतिहास यानी हिस्ट्री की बात करेंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10वां प्राचीन भारत सांस्कृतिक भाग 3 यानी एंशिएंट इंडिया कल्चरल पार्ट 3 हम देखने वाले हैं। इस बच्चों पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, प्राचीन भारत सांस्कृतिक भाग 1 और 2 हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा बच्चों को रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा हुआ है। इस बच्चों पार्ट 1 में हमने पढ़ा हुआ है भाषा और साहित्य यानी लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में हमने देखा है। और बच्चों पार्ट 1 में हमने अध्ययन किया संगम साहित्य के बारे में, धार्मिक साहित्य के बारे में। इस बच्चों कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा इसके बारे में, आर्ष और अभिजात महाकाव्य इसके बारे में हमने इस बच्चों पार्ट 1 में हमने विस्तार से देखा हुआ है। तो बच्चों, अब तक आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो आप बच्चों पार्ट 1 पढ़ लेंगे तो फिर आपको ये पाठ और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो जिस हमने व्याकरण ग्रंथ को भी पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है। जिस बच्चों अगर पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 2 भी हमने बच्चों अध्ययन कर लिया है तमाम बच्चों ने। अगर किसी बच्चे ने अध्ययन नहीं किया है तो बच्चों पार्ट 2 भी अच्छे से इसका पढ़ लीजिए, यानी इस पार्ट का पार्ट 2। उसकी बात पार्ट 2 में हमने क्या देखा था बच्चों, हमने देखा था लाइफ ऑफ द पीपुल, जनजीवन के बारे में देखा था। जिस बच्चों हमने व्यापार, जल मार्ग और सड़क मार्ग की बात की थी। हमने विज्ञान यानी साइंस और चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिसिन की बात की थी। पार्ट 2 में विस्तार से बच्चों आप जा करके पढ़ सकते हैं। और बच्चों पार्ट 2 में हमने ये भी देखा था, इस बच्चों हम आपको थोड़ा याद दिलाएं, गणित और खगोल विज्ञान के बारे में भी हमने यानी मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के बारे में पार्ट 2 में हमने विस्तार से पढ़ा हुआ है। इस बच्चों तो पार्ट 2 आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो बच्चों पार्ट 2 यानी पार्ट 1 और 2 दोनों अच्छे से पढ़ लेंगे तो आज हम सीखने वाले हैं तीसरा और अंतिम पार्ट। जैसा कि बच्चों हमने पहले ही कहा था कि इस पाठ को हम 3 भाग में पाठ करके यानी बांट करके पढ़ेंगे। तो 2 भाग हम पढ़ चुके हैं, आज तीसरा भाग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यानी तीसरे भाग में बच्चों हम लोग शिक्षा के केंद्र की बात करेंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय वाराणसी, वल्लभी, नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय कांची, स्थापत्य और कला के बारे में हम लोग विस्तार से देखने वाले हैं तीसरे भाग में। इस बच्चों तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 की रिव्यू की बात की, पुनरावलोकन की बात की बच्चों, तो आप इसको वहां से अध्ययन कर लीजिए डिटेल। तो आइए बच्चों तीसरे भाग और अंतिम भाग की शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत सांस्कृतिक भाग 3 यानी एंशिएंट इंडिया कल्चरल पार्ट 3 की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों हम देखेंगे शुरू में शिक्षा के केंद्र की बात करेंगे, सेंटर्स ऑफ एजुकेशन। तो बच्चों हम क्या अध्ययन कर रहे हैं, प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडिया कल्चरल सांस्कृतिक भाग 3 का अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों प्राचीन भारत में शिक्षा के बहुतायत ख्याति प्राप्त केंद्र थे। जिस बच्चों उनकी चर्चा हम करने वाले हैं, वहां शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों से भी छात्र आते थे। राइट, तो बच्चों ये अपने दिमाग में आपको रखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों तक्षशिला विश्वविद्यालय की, यानी तक्षशिला यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। तो तक्षशिला प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर महत्वपूर्ण स्थान था। तो बच्चों अगर तक्षशिला की बात करें तो स्क्रीन पर हम आपको पॉइंटर की मदद से बताएंगे, तो जरा ध्यान से देखिए। जिस तक्षशिला की बात कर रहे हैं ये तक्षशिला देखिए यहाँ पर है, लिखा हुआ यहाँ पे है, ये तक्षशिला की बात कर रहे हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं जिस तक्षशिला की बात कर रहे हैं जो कि वर्तमान भारत की सीमा के बाहर अर्थात पाकिस्तान में है, ये भी आप देख सकते हैं। तो यह स्थान अब वर्तमान में पाकिस्तान में है, तक्षशिला की जो बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको ध्यान रखना।
तो बच्चों वहां पाए गए पुरातत्वीय प्रमाण के आधार पर यह दिखाई देता है कि तक्षशिला नगरी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बसाई गई थी। राइट, तो बच्चों जो पुरातत्वीय प्रमाण मिले हैं उसके अनुसार ऐसा लगता है। यस बच्चों, तो यह दिखाई देता है कि तक्षशिला नगरी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, राइट, ध्यान रखिए बच्चों, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की बात करें तो बच्चों आपके दिमाग में तुरंत टाइमलाइन ध्यान आ जाना चाहिए। यस, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी जैसे अभी चल रहा है बच्चों, इस 2021 चल रहा है। इस बच्चों 2021 चल रहा है, तो आप सोचिए कि 2021 इधर और इसके बाद बच्चों आप पीछे जाएंगे और फिर इसके बाद शुरू होता है यस बीसी शुरू होता है, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व शुरू होता है, तो वहां से 6ठी शताब्दी। तो बच्चों 2000 पकड़ लीजिए, 2000 वर्ष इधर और 6ठी शताब्दी, एक शताब्दी में बच्चों जैसा कि आप जानते हैं 100 वर्ष होता है, तो लगभग 600 वर्ष के आसपास, तो उस समय की बात कही जा रही है। यानी तक्षशिला नगरी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बसाई गई थी। जो पुरातत्वीय प्रमाण मिले हैं उसके आधार पर यह दिखाई देता है, तो ये बच्चों हमें ध्यान रखना है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में बच्चों हम बात कर रहे हैं। गौतम बुद्ध के समकालीन जीवक नाम के वैद्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। इस बच्चों ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं तक्षशिला की, तो तक्षशिला जो कि वर्तमान समय पाकिस्तान में है, ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी में तक्षशिला विश्वविद्यालय की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है, बात हो रही है ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी की। इस और उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय की कीर्ति, जिस बच्चों यानी इसका बहुत नाम था और दूर दूर तक लोग इसके बारे में जानते थे, ये हमें ध्यान रखना। आज बच्चों हम तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे यानी तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ और अध्ययन करेंगे। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। राइट, तो ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं बच्चों तक्षशिला की, तो तक्षशिला यहाँ पे आप देख सकते हैं। जिस मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसकी शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी, ये आप ध्यान रखना है। व्याकरणाचार्य पाणिनि, महर्षि पाणिनि की बात बच्चों आप पढ़ चुके हैं। वैद्य चरक, आपने इनको भी सुन चुका है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के ही विद्यार्थी थे। तो बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही सिकंदर के साथ आए हुए यूनानी इतिहासकारों ने भी तक्षशिला का उल्लेख किया है और उन्होंने लिखा है कि यूनान में कहीं भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर इसकी कीर्ति की अगर बात करें, इसकी प्रशंसा की बात करें, इसकी बड़ाई की बात करें तक्षशिला की, तो देखा आपने ये ऐसा कहा, सिकंदर के साथ जो यूनानी इतिहासकार आए थे उन्होंने तक्षशिला का उल्लेख इस रूप में किया है कि यूनान में कहीं भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में हम बच्चों अध्ययन कर रहे हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, चीनी बौद्ध भिक्खु फाहियान लगभग जिस बच्चों ईस्वी सन 400 में भारत में आया था। राइट, तो बच्चों ध्यान रखिए, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है चीनी बौद्ध भिक्खु फाहियान, इसके पहले इसकी चर्चा हो चुकी है। फाहियान जिस बच्चों ईस्वी सन 400 में भारत में आया था, ये ध्यान रखना है। उस समय वह तक्षशिला विश्वविद्यालय भी गया था। इस बच्चों फाहियान की बात हो रही है और इस विश्वविद्यालय में वैदिक साहित्य, बौद्ध दर्शन, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र आदि विभिन्न विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी की, ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। अभी हम बात करेंगे वाराणसी की, यानी बच्चों अगर बात करें वाराणसी यानी वरुणा और असी, इस बच्चों नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। वरुणा का मतलब वर्णा भी कहते हैं जिसे, तो वर्णा और असी ये नदियां जो है गंगा की सहायक नदियां हैं और बच्चों इन्हीं दो नदियों के बीच बसे हुए शहर को वाराणसी नाम प्राप्त हुआ। और बच्चों ये जो है जो आप देख रहे हैं काशी, बच्चों यही है वाराणसी। ये आप ध्यान रखिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो भारत के मानचित्र में ये आपको ध्यान रखना है, काशी जहां लिखा है यही वाराणसी। तो इन दो नदियों के बीच यानी वाराणसी की बात हो रही बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्राचीन समय से वेदों तथा जैन और बौद्ध दर्शनों की शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्र वाराणसी में थे।
तो बच्चों को ध्यान रखना है कि वेदों और जैन और बौद्ध दर्शनों की शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्र वाराणसी में थे, ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे वल्लभी की। गुजरात के सौराष्ट्र में वल्लभी नामक प्राचीन नगर था। तो बच्चों अगर हम वल्लभी की बात करें तो गुजरात के सौराष्ट्र में, तो आप यहां पर देख सकते हैं बच्चों मानचित्र में, यहां देखिए सौराष्ट्र लिखा हुआ है और उसके नीचे देखिए तो यहां वल्लभी लिखा हुआ है। इसी वल्लभी की बात हो रही है, राइट। तो वल्लभी की बात कर रहे हैं, राइट, आपको ध्यान रखना है। तो गुजरात के सौराष्ट्र में वल्लभी नामक प्राचीन नगर था। ईस्वी सन 5वीं से 8वीं शताब्दी में वह जैन और बौद्ध दर्शन का महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। इस बच्चों तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ ईस्वी सन 5वीं से 8वीं शताब्दी, जिस बच्चों 5वीं से 8वीं शताब्दी में जैन और बौद्ध दर्शन का महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। कौन सा बच्चों? वल्लभी, ये आपको ध्यान रखना है। युआनसांग, तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं युआनसांग और इत्सिक, जिस बच्चों युआनसांग और इत्सिंग नामक चीनी बौद्ध भिक्षु वल्लभी में आए थे। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, युआनसांग और इत्सिंग नामक चीनी बौद्ध भिक्षु वल्लभी में आए थे। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों हम क्रम में बढ़ते हुए देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि बहुत चर्चित विश्वविद्यालय है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे। वर्तमान बिहार के पटना शहर के नजदीक प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें, आपने नाम सुना होगा पटना यानी पाटलिपुत्र। तो वर्तमान बिहार के पटना शहर के नजदीक प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय को हर्षवर्धन ने उदार मन से दान किया था। इस बच्चों ध्यान रखिए, इस विश्वविद्यालय को यानी नालंदा विश्वविद्यालय को हर्षवर्धन ने उदार मन से दान किया था, इस यानी डोनेट किया था, ये आपको ध्यान रखना है। युआनसांग और इत्सिक ने इस विश्वविद्यालय का वर्णन किया था, जिसकी चर्चा अभी हुई बच्चों। युआनसांग और इत्सिंग ने इस विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। नालंदा महाविहार की मुद्रा बच्चों स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, नालंदा महाविहार की मुद्रा। आइए इसी क्रम में हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में और जानेंगे बच्चों। उस वर्णन के अनुसार, जिन वर्णन की अभी हम चर्चा कर रहे थे, उस वर्णन के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में हजारों विद्यार्थियों के रहने की सुविधा थी। तो बच्चों ये समझ सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में हजारों विद्यार्थियों के रहने की सुविधा थी। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, विश्वविद्यालय के ग्रंथालय में हजारों ग्रंथ थे। बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश द्वार पर परीक्षा देनी पड़ती थी। तो बच्चों यहाँ पर सोचिए कि प्रवेश यहाँ पर कितना मुश्किल था, यानी प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश द्वार पर परीक्षा देनी पड़ती थी। तो हम बच्चों बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी की, नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। आइए बच्चों और आगे बढ़ लेते हैं। अब हम देखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करेंगे, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो बच्चों वर्तमान बिहार के भागलपुर के निकट विक्रमशिला विश्वविद्यालय था और ईस्वी सन 8वीं शताब्दी में धर्मपाल नामक राजा ने इसकी स्थापना की थी। तो बच्चों ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं वर्तमान बिहार के भागलपुर के निकट विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी बात हम कर रहे हैं, और ईस्वी सन 8वीं शताब्दी में धर्मपाल नामक राजा ने इसकी स्थापना की थी। पूछा जा सकता है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। वहां 6 विहार थे, प्रत्येक विहार का स्वतंत्र प्रवेश द्वार था। तो बच्चों बात हो रही है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की, जिसमें 6 विहार थे और प्रत्येक विहार का स्वतंत्र प्रवेश द्वार था। तो बच्चों ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और अध्ययन करेंगे। आगे देखेंगे हम कांची की बात करेंगे। तो बच्चों पल्लव राज सत्ता के समय में ईस्वी सन 6ठी शताब्दी यानी वर्तमान तमिलनाडु में कांची शहर शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो बच्चों स्क्रीन पर जिस कांची की बात कर रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों, यस यहाँ देखिए पल्लव लिखा हुआ, उसके नीचे देखिए कांची लिखा हुआ है। यस बच्चों, तो वर्तमान तमिलनाडु में कांची शहर शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था।
ये पल्लव राज सत्ता की बात हो रही है उस समय। इस बच्चों ये बात हो रही है ईस्वी सन 6ठी शताब्दी की, ये हमें ध्यान रखना है। वहां वैदिक और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन और अध्यापन किया जाता था। ये बच्चों तो कांची में वैदिक और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन और अध्यापन किया जाता था। तो आइए बच्चे इस क्रम में बढ़कर हम और सीख लेते हैं स्थापत्य और कला यानी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करेंगे। तो मौर्य और गुप्त के कार्यकाल में भारतीय स्थापत्य कला का यानी भारतीय स्थापत्य कला बच्चों चरम सीमा पर था। तो यहां पर बच्चों समझ सकते हैं, अगर स्थापत्य और कला की बात करें तो बच्चों ये चित्र आपको देख करके याद आ रहा होगा। सम्राट अशोक द्वारा विभिन्न स्थानों पर निर्मित पाषाण यानी पत्थर के स्तंभ भारतीय शिल्पकला के उत्तम उदाहरण है। और बच्चों जब बात होती, जो चिन्ह आप देख पा रहे हैं बच्चों, बच्चों ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भारत की अगर राजमुद्रा की बात करें बच्चों तो आप इस पे देखते हैं, ये बच्चों कोई भी बच्चों भारत की राजमुद्रा पे आपको ये दिखाई देता है, ये जो 3 सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे एक और चौथा सिंह है, 4 सिंह है। तो ये सम्राट अशोक की लाट बच्चों जो कि सारनाथ में है, इस बच्चों तो वहां से है। तो सम्राट अशोक द्वारा विभिन्न स्थानों पर निर्मित पाषाण के स्तंभ की हम जो बात करें बच्चों, भारतीय शिल्पकला के उत्तम उदाहरण है, ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों आप ध्यान रखिए, आइए इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, यानी स्थापत्य और कला की बात कर रहे हैं। तो बच्चों सांची के स्तूप तथा कार्ले, नासिक, अजिंठा यानी अजंता, वैरुल यानी एलोरा आदि स्थानों पर निर्मित गुफाओं के माध्यम से वही परंपरा अधिकाधिक विकसित होती गई, ये दिखाई देता है। तो बच्चों सांची के स्तूप की बात करें तो आप देख सकते हैं बच्चों, सांची के स्तूप की बात करें या नासिक की गुफाओं की बात करें तो बच्चों नासिक की गुफाएं आप देख सकते हैं। गुप्त कार्यकाल में भारतीय मूर्तिकला का विकास हुआ, तो ये ध्यान रखना है बच्चों। और बच्चों वैरुल यानी एलोरा की कैलाश गुफा देखिए जो कि बहुत प्रसिद्ध है बच्चों, ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों हम स्थापत्य कला यानी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि सांची के स्तूप तथा कार्ले, नासिक, अजंता, एलोरा आदि स्थानों पर निर्मित गुफाओं के माध्यम से वही परंपरा अधिकाधिक विकसित होती गई, ये हमें दिखाई देता है। गुप्त कार्यकाल में भारतीय मूर्तिकला का विकास हुआ, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, सांची के स्तूप की बात करें, नासिक की गुफा की बात करें, आप देख सकते हैं विविध प्रकार के चित्र जो कि दीवारों पर बने हुए हैं। और इनकी कारीगरी की बात करें यानी स्थापत्य की बात करें, और इसके साथ साथ आर्ट की बात करें यानी आर्ट एंड आर्किटेक्चर दोनों की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ नीचे वैरुल अर्थात एलोरा की कैलाश की गुफाएं जो कि चर्चित हैं, ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं स्थापत्य और कला की बात कर रहे हैं यानी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों इस क्रम में हम स्थापत्य और कला यानी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की और बात कर लेते हैं। दक्षिण भारत में चालुक्य और पल्लव राज सत्ताओं के कालखंड में मंदिर स्थापत्य का विकास हुआ। इसके प्रमाण महाबलीपुरम के मंदिर हैं। तो बच्चों महाबलीपुरम का रथ मंदिर जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर है। तो बच्चों आपको अवसर मिलेगा, आप बड़े होंगे तो यहाँ पर आप जाकर के इन्हें देख भी सकते हैं। तो बच्चों जो इतिहास में पढ़ते हैं, जब आपको अवसर मिले तो आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं और जो आपने इतिहास में पढ़ा है उस अपनी जानकारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर की बात करें तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना है कि इतिहास में हम अध्ययन कर रहे हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे हैं यानी स्थापत्य और कला की बात कर रहे हैं। तो दक्षिण भारत में चालुक्य और पल्लव राज सत्ताओं के कालखंड में मंदिर स्थापत्य का विकास हुआ, हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों पल्लव राज सत्ता के कालखंड में कांस्य धातु से देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना प्रारंभ हुआ। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नटराज की कांस्य मूर्ति की बात करें तो यहाँ पर नटराज की कांस्य मूर्ति आपको
दिखाई दे रही है। तो चलिए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे और बच्चों यस अध्ययन कर रहे हैं हम तीसरा भाग आज। तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं स्थापत्य और कला, आर्ट एंड लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली के समीप मेहरौली में गुप्तकालीन लौह स्तंभ के आधार पर प्राचीन भारतीयों का धातु विज्ञान विषयक ज्ञान कितना उन्नत था, इसका बोध होता है। तो बच्चों स्क्रीन पर देख सकते हैं महरौली का लौह स्तंभ। बच्चों ये लौह स्तंभ इतना पुराना है, लोहे का है, लेकिन फिर भी आज तक इसमें जंग नहीं लगा है, यानी रस्ट या मुर्चा जिसे कहते हैं, जंग जिसे कहते हैं। सोचिए बच्चों, जबकि ये किसका है, यह है लोहे का स्तंभ है। तो इससे क्या पता चलता है? तो बच्चों सोचिए कि ये जो महरौली में गुप्तकालीन जो लौह स्तंभ है बच्चों, तो प्राचीन भारतीयों का जो धातु विज्ञान विषयक ज्ञान कितना उन्नत था, इससे इसका बोध होता है। तो बच्चों गुप्त काल में बना हुआ ये लौह स्तंभ आज भी इसमें मूर्छा यानी रस्ट, इसमें जंग नहीं लगा हुआ है। तो ये है महरौली का लौह स्तंभ बच्चों। इसे भी आप दिल्ली जब जाएंगे बच्चों, दिल्ली के समीप है, और बच्चों वहां पर आप जाएंगे, जब अवसर मिलेगा आपको अपने पेरेंट्स के साथ, तो आप इसको जरूर देखें। यस बच्चों, तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमने देखा कि प्राचीन भारतीय संस्कृति अत्यंत समृद्ध एवं उन्नत थी। तो बच्चों यस, अगर हम अगले पाठ की बात करें तो अगले पाठ में हम भारतीय संस्कृति और विश्व की अन्य संस्कृतियों के बीच हुए संपर्क तथा उसके दूरगामी परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बच्चों हम अब कंक्लूड कर लेते हैं, यानी हम पूरे पाठ में बच्चों हमने जो पढ़ा, प्राचीन भारत सांस्कृतिक, 3 भागों में इस पाठ को बच्चों हमने पढ़ लिया है। तो बच्चों हमने इस पूरे पाठ को 3 भागों में पढ़ा, जिसमें हमने भाषा साहित्य, जनजीवन, विज्ञान, शिक्षा के केंद्र, स्थापत्य और कला को हमने विस्तार से देख लिया है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पाठ को अच्छे से समझ लिया है, और बच्चों जिसने भी इसका पार्ट 1 और 2 नहीं पढ़ा है, तो यस बच्चों आप पार्ट 1 और 2 उपलब्ध है, आप जा करके पढ़ लीजिए। यस बच्चों, इसके बाद तीसरे पार्ट को पढ़ करके इस पाठ को पूरी तरह से समझ लीजिए। यस बच्चों, तो आइए बच्चों अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। यस बच्चों, अगले पाठ में जैसा कि हमने कहा संस्कृत और विश्व की अन्य संस्कृतियों के बीच हुए संपर्क था उसके दूरगामी परिणामों का परिचय प्राप्त करेंगे। यस बच्चों, तो चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अभ्यास कर लेंगे आज जो हमने सीखा है। तो बच्चों याद कीजिए, तक्षशिला यह स्थान अब वर्तमान पाकिस्तान में है। तो क्या यह कथन सत्य है? सूचना है बच्चों, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। तो याद कीजिए बच्चों, हमने इसकी चर्चा की थी। तक्षशिला यह स्थान अब यानी वर्तमान पाकिस्तान में है। तो क्या यह कथन सत्य है? तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा और विद्यार्थियों ने उत्तर दे भी दिया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर चेक कर लीजिए। जिस बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है, तक्षशिला अब यह स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। गौतम बुद्ध के समकालीन जीवक नाम के वैद्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। याद कीजिए बच्चों, गौतम बुद्ध के समकालीन जीवक नाम के वैद्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। तो क्या यह कथन सत्य है? चलिए बच्चों इसकी हमने चर्चा की थी, तमाम विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा और विद्यार्थियों ने अपना उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, यह कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अगला कथन ध्यान से देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। अगला कथन है बच्चों, चीनी बौद्ध भिक्खु फाहियान लगभग ईस्वी सन 2000 में भारत में आया था। तो याद कीजिए बच्चों, चीनी बौद्ध भिक्खु फाहियान यानी लगभग ईस्वी सन 2000 में भारत में आया था। तो क्या यह कथन सत्य है? बच्चों इसकी हमने चर्चा की थी, याद कीजिए। तो चलिए तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा, तो अपना उत्तर टैली कीजिए। तो बच्चों ये कथन असत्य है।
तो बच्चों ऊपर लिखा हुआ है कि अगर कथन असत्य है, यानी यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिए यानी सुधार कर लिखिए। तो इसमें बच्चों असत्य क्या है याद कीजिए, तमाम विद्यार्थियों को समझ में आ भी गया होगा। चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान लगभग ईस्वी सन 2000। तो बच्चों चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान लगभग ईस्वी सन 2000 में भारत में आया था। तो याद कीजिए ईस्वी सन 2000 में भारत में आया था। चलिए बच्चों हम क्लू दे रहे हैं, तमाम विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा कि गलती कहां पर है, सुधारना कहां पे है। तो इस तरह से अगर असत्य कथन दिया है तो बच्चों उसको सुधार के लिखना होता है। तो सुधार कर तमाम विद्यार्थियों ने लिख दिया होगा। तो चलिए मिलाइए अपना उत्तर। तो इस तरह से सुधारना है बच्चों। चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान लगभग ईस्वी सन 400। तो बच्चों यहां क्या लिखा है, ईस्वी सन 2000 लिखा है। तो ईस्वी सन 2000 में नहीं आया था बल्कि ईस्वी सन 400 में आया था। इसकी चर्चा बच्चों हमने पाठ करते समय किया था। तो चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान लगभग ईस्वी सन 400 में भारत में आया था। इस बच्चों तो इस तरह से बच्चों जो असत्य कथन है उसको सत्य करके लिख लेना है। तो चलिए बच्चों और आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। आइए अगला कथन देखते हैं, ध्यान से देखिए। वर्णा और अस्सी नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। याद कीजिए बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, याद आ रहा होगा आपको। चलिए क्लू दे दूं, वाराणसी। अब तो आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर दे दीजिए, यस टैली कीजिए। यस बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है। वर्णा और अस्सी यानी इससे मिलकर बनता है वाराणसी। तो बच्चों यस ये आपको ध्यान रखना है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आइए बच्चों अगला कथन ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए, और यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखिए। वर्तमान बिहार के पटना शहर के निकट प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष हैं। अवशेष का मतलब बच्चों रुइंस यानी खंडहर, उसके टूटे फूटे जो जिसे खंडहर कहते हैं, तो वो अवशेष उपलब्ध हैं। तो वर्तमान बिहार के पटना शहर के निकट प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष हैं। तो क्या यह कथन सत्य है? इसकी चर्चा हमने की थी बच्चों। तो तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली करिए। यस बच्चों कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों एक कथन और देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। पल्लव राज सत्ता के समय ईस्वी सन 6वीं शताब्दी में वर्तमान तमिलनाडु में कांची शहर शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। याद कीजिए बच्चों इसको भी हमने चर्चा किया था इसके बारे में। पल्लव राज सत्ता के समय में वर्तमान तमिलनाडु में कांची शहर शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यस बच्चों तो अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए बच्चों अंतिम में एक कथन लास्ट में और दे लेते हैं। सम्राट अशोक द्वारा विभिन्न स्थानों पर निर्मित पाषाण यानी पत्थर के स्तंभ भारतीय शिल्पकला के उत्तम उदाहरण हैं। यस बच्चों याद कीजिए इसके बारे में भी चर्चा हुई थी। सम्राट अशोक द्वारा विभिन्न स्थानों पर निर्मित पाषाण के स्तंभ भारतीय शिल्पकला के उत्तम उदाहरण हैं। तो बच्चों आपको ध्यान आ रहा होगा। तो चलिए आपने उत्तर दे दिया है तो आप अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो बच्चों आपने इस पाठ को अर्थात 3 भाग में विस्तार से पढ़ लिया है बच्चों। हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपने पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया है। तो बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।